प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 हिंदी सामान्य के अंतर्गत पाठ 11 मेरे सपनों का भारत पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा रचित है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। ये भारत के 11वें पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका जन्म सन 1931 में धनुषकोटी नामक स्थान पर रामेश्वरम जिले के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई। इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी अग्नि मिसाइल के जनक रहे। भारतीय सेना में इस स्वदेशी तकनीक से निर्मित पृथ्वी अग्नि मिसाइल शामिल की गई और इसका श्रेय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की परिकल्पना थी विजन 2020। इसके अंतर्गत उन्होंने भारत के विकसित होने की कल्पना की थी। वो चाहते थे कि भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके और विकसित राष्ट्र कैसे बने, इसी के लिए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मेरे सपनों का भारत मतलब भारत कैसे विकसित राष्ट्र बन सकता है और वो भारत के बारे में क्या सोचते थे। ये दूरदृष्टा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने पाठ में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आइए उनको जानते हैं। यह एक निबंध है, ये पाठ। इस निबंध में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारतीय समाज के बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया पर बल दिया है कि भारत बौद्धिक रूप से जब उन्नत होगा तभी भारत देश विकसित राष्ट्र बन सकेगा। उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि भारत प्राचीन काल से आज से हजारों वर्ष पहले से ही एक उन्नत समाज था और इस उन्नति के पीछे यहाँ के जो धार्मिक संत थे, दार्शनिक थे, कवि, वैज्ञानिक, खगोलविद, गणितज्ञ आदि हर क्षेत्र से जब योगदान प्राप्त हुआ तो भारत एक उन्नत समाज बन गया था आज से हजारों वर्ष पहले। उन दार्शनिकों के, वैज्ञानिकों के, खगोलविदों के जो मौलिक विचार थे, उनके जो सिद्धांत थे और उनके जो व्यवहार में उन अपने विचारों को लाए, इसी से भारत के बौद्धिक समाज की ठोस आधारशिला रखी गई। प्राचीन काल में आज से हजारों वर्ष पहले भारत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नत था, बहुत विकसित था। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि भारत को विश्वगुरु भी कहा जाता था। कारण यहाँ तक्षशिला एवं नालंदा महान विश्वविद्यालय थे। इन विश्वविद्यालयों में भारत ही नहीं बल्कि बेबीलोन, ग्रीस, सीरिया, अरेबिया तथा चीन
आदि देशों से विद्यार्थी अध्ययन करने के आते थे। ये देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसकी 2 झलक अब जो खंडरनुमा हो चुका है। प्राचीन काल में ये शिक्षा का बड़ा केंद्र था। ये देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, ये तक्षशिला और नालंदा ये दोनों विश्वविद्यालय शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र थे। ये तक्षशिला और ये नालंदा। इन विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों के शिक्षा दी जाती थी, जैसे भाषा है, व्याकरण है, दर्शन शास्त्र है, औषधि विज्ञान, सर्जरी, धनुर्विद्या, अकाउंट्स, वाणिज्य, भविष्य विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जिसे कहते हैं, दस्तावेजीकरण, तंत्र विद्या, संगीत, नृत्य और छिपे हुए खजानों को खोजने की विद्या। जैसे कोई पृथ्वी के अंदर कोई खजाना है, दफीना है, उसको कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे पता किया जाता है, ये विद्या भी इन विश्वविद्यालयों में सिखाई जाती थी, तक्षशिला और नालंदा में। तो इन क्षेत्रों में भारत बहुत अग्रणी देश रहा है प्राचीन काल में, इसीलिए इसको विश्वगुरु कहा जाता था। शिक्षकों के पैनल में कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, पाणिनि, जीवक, अभिनवगुप्त और पतंजलि जैसे प्रसिद्ध आचार्य थे। देखिए ये व्याकरण के जनक पाणिनि, इन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी संस्कृत के क्लिष्टतम, बहुत कठिन व्याकरण के बहुत जटिल नियम इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। ये पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, इन्होंने व्याकरण के नियम स्थिर किए। दूसरी ओर देखिए आप, ये पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र और वर्तमान में जो प्राणायाम, योगाभ्यास, योगासन आदि चल रहे हैं, ये सब देन महर्षि पतंजलि की थी। ये महर्षि पतंजलि, पाणिनि, ये भी तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। ये देखिए वैद्यराज जीवक, जीवक भी एक कुशल वैद्य थे। इन्होंने, ऐसा कहा जाता है, जिन जिन का भी उपचार किया वो रोगी सब ठीक हो गए। माने इनकी उपचार की विद्या सफल थी। दूसरे देखिए उपचार करते हुए जीवक, कहते हैं एक बार इन्होंने भगवान बुद्ध का भी उपचार किया था। उनके पैर के अंगूठे में चोट लग गई थी भगवान बुद्ध के, तब जीवक ने ही उनके पैर का उपचार किया था और बौद्ध हो गए थे। मगध सम्राट बिंबिसार के राजाश्रय में रहे। इनका पूरा नाम कौमारव्रत्य जीवक था। ये जीवक भी तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापन करते थे। ये कौटिल्य, चाणक्य, इनको सब जानते होंगे, ये नाम सब पहचानते होंगे। इनकी अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा। अर्थशास्त्र मतलब राजनीति के संबंध में किस तरह से कार्य करना चाहिए। और ये देखिए आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का महान योगदान है। इन्होंने शून्य का आविष्कार किया, दार्शनिक पद्धति, इसके अलावा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये भी सिद्धांत इन्होंने ही दिया। साथ ही गणित में, ज्यामिति में वृत्त की परिधि और उसके व्यास में जो संबंध होता है, उसमें एक नियतांक आता है पाई। उस पाई के दशमलव के 4 स्थानों तक उन्होंने शुद्ध मान निकाला था उस समय। तो गणना में अत्यंत निपुण थे आर्यभट्ट, और खगोलविद भी थे। ये हैं महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक। महर्षि सुश्रुत, इन्होंने शल्य क्रियाएँ, जटिल से जटिल शल्य क्रियाएँ, माने आजकल जो बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे ऑपरेशन ये उस समय कर दिया करते थे, शल्य क्रियाएँ करते थे। महर्षि चरक, ये भी जो वर्तमान में आयुर्वेद है, जो तरह तरह के आयुर्वेदिक औषधियाँ दी जाती हैं, वो आयुर्वेद के औषधियाँ इन्होंने निर्मित की हैं। तो ऐसी महान विभूतियाँ प्राचीन काल में रही हैं।
इसी प्रकार थे भास्कराचार्य। इन्होंने सूर्य सिद्धांत की स्थापना की। इन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और भास्कराचार्य ने ही गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी पहचान लिया था, जो आजकल न्यूटन का कहते हैं ना गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन से पहले भास्कराचार्य ने भी गुरुत्वाकर्षण के नियम को पहचान लिया था। चरक ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को जन्म दिया। सुश्रुत ने जटिल शल्य क्रियाएँ की, माने ऑपरेशंस शुरू किए। तो ये हमारे प्राचीन भारत में महान शिक्षाविद, गणितज्ञ, खगोलविद, वैज्ञानिक, दार्शनिक रहे, जिनके कारण से भारत विश्व गुरु बना। ऐसा नहीं कि प्राचीन काल में ही, आज़ादी के पहले भी भारत की अनेक वैज्ञानिक उपलब्धियां रही हैं। भारत की आज़ादी के पहले भी एस.एन. बोस, मेघनाथ साहा, जे.सी. बोस, सर सी.वी. रमन, सर के.एस. कृष्णन, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक हुए। रामानुजम जैसे गणितज्ञ हुए। रविन्द्रनाथ जैसे साहित्यकार, विवेकानंद जैसे दार्शनिक, इन्होंने भी भारत के गौरव गाथा को विदेशों में फैलाया, विश्व में भारत का नाम किया। ये ऐसे हस्तियां रही हैं आज़ादी के पहले भी। तो प्राचीन काल में भी भारत शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत था, माने बौद्धिक समाज उन्नत था, माने बौद्धिक रूप से सचेत था। आज़ादी के पहले भी भारत में इस तरह की विभूतियाँ थीं। अब देखिए, इनमें से ये हैं इसरो के जनक डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई कहते हैं इन्होंने इसरो की स्थापना की, और जो वर्तमान में केरल में थुम्बा नामक स्थान है, जहाँ पर उन्हें प्रक्षेपण केंद्र स्थापित बनाना था, वहाँ पर एक कैथोलिक चर्च था, और किसी चर्च को तोड़कर वहाँ पर केंद्र स्थापित करना एक बड़ा जटिल कार्य था। लेकिन विक्रम साराभाई ने हार नहीं मानी, और वो चर्च के फादर से मिले, उनसे चर्चा की, अपना मंतव्य बताया। फादर समझदार थे, वो सहमत हो गए, उन्होंने अनुमति दी। साथ में अपने अनुयायियों से भी उन्होंने सहमति ली, और आज वहाँ पर इसरो का प्रक्षेपण केंद्र स्थापित है। ये केरल का थुम्बा नामक स्थान है। तो विक्रम साराभाई की बदौलत आज भारत अंतरिक्ष में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। विक्रम साराभाई ही डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के गुरु भी रहे हैं वैज्ञानिक के रूप में। ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा परमाणु के संबंध में काफ़ी योगदान दिया है इन्होंने। ये आज़ादी के पूर्व उपलब्धियाँ भारत की। ये हैं ये हैं श्रीनिवास रामानुजन, ये गणितज्ञ हैं। इनकी संख्या, श्रीनिवास रामानुजन की संख्या, इन्होंने एक संख्या है 1729, जिसको 2 घनों के योग के रूप में व्यक्त किया है। 10 की घात 3 धन 9 की घात 3 बराबर होता है 1729, और 12 की घात 3 धन 1 की घात 3 तब भी होता है 1729। तो 1729 को रामानुजन की संख्या कहते हैं। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हैं भारत के। और स्वामी विवेकानंद, ये दार्शनिक, जिन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में अपने विचार व्यक्त किए थे और विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था। तो ये आज़ादी के पहले की ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। ऐसा नहीं कि आज़ादी के बाद हमारे देश में विभूतियां ना हों। स्वतंत्रता के बाद भी भारत में विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। उद्योगों के लिए आधारभूत संरचना ढांचा तैयार किया गया। 1970 में हरित क्रांति हुई, और जिसके कारण से देश में पर्याप्त खाद्यान्न उत्पन्न हो सका, और खाद्यान्न क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन गया। और इस साल तो अधिक उत्पादन हुआ है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि देश में पर्याप्त खाद्यान्न नहीं होता था, हमें विदेशों से आयात करना पड़ता था। कभी दुर्भिक्ष, कभी अकाल, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती थी, और भारत खाने के लाले पड़ जाते थे। लेकिन खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना। हरित क्रांति जब 1970 के दशक में लाई गई, तो आज भारत आयात नहीं, दुनिया में निर्यात करता है, और सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न होता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब के बाद भी भारत दूसरों को निर्यात करता है।
फिर इसके बाद ऑपरेशन फ्लड, जिसमें दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया भारत। प्राचीन काल में था, दूधो नहाओ पूतो फलो, इस तरह का आशीर्वाद दिया जाता था, दूध का बड़ा उत्पादक देश था। लेकिन बीच में दूध कम उत्पन्न होने लगा, तब ऑपरेशन फ्लड नामक क्रांति लाई गई और जिससे दूध का बड़ा उत्पादक देश भारत बन गया फिर से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी काफ़ी विकास हुआ। भारत ने उपग्रह डिजाइन तथा विकसित करने, अपनी धरती से प्रक्षेपण यानों द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता प्राप्त की। पहले हमें अपने प्रक्षेपण यान दूसरे देशों के मदद से छोड़ना पड़ते थे, अब हम अपने प्रक्षेपण यान अपने प्रक्षेपण केंद्रों से अंतरिक्ष में भेज देते हैं। इतना ही नहीं, भारत अन्य देशों के प्रक्षेपण यानों को भी प्रक्षेपित करता है। ये भारत की आज़ादी के बाद की तरक्की है। और चंद्रयान इसी श्रृंखला में, आपने नाम सुना होगा गत वर्ष। इसी प्रकार मिसाइल या मुखाग्र को डिजाइन करने की क्षमता प्राप्त की भारत ने। इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दक्षता हासिल प्राप्त हुई। सेना में पृथ्वी और अग्नि, ये 2 मिसाइलें शामिल की गई। ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित हैं। और ये देखिए, ये पृथ्वी मिसाइल है, ये अग्नि मिसाइल है। तो भारत ने ऐसा नहीं, हर क्षेत्र में प्रगति की है आज़ादी के बाद भी। तो प्राचीन काल में, माने हजारों वर्ष पहले, फिर आज़ादी के पूर्व और फिर आज़ादी के बाद, हर क्षेत्र में भारत अपनी प्रगति हर क्षेत्र में कर रहा है। ये इतना ही नहीं, पूरे विश्व में भारतीय सॉफ्टवेयर की बड़ी मांग होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत के उच्च कोटि के और कुशल इंजीनियर माने जाते हैं। तो इसमें भी भारत ने दक्षता हासिल की है। आज विश्व में सबसे अधिक IT के क्षेत्र में भारत का नाम है। भारत ने अपनी साख निर्मित की है। भारत के IT के क्षेत्र में जो कुशल इंजीनियर हैं वो विश्व के प्राय हर देश में मिल जाते हैं भारतीय, क्योंकि इनकी अच्छी साख बनी हुई है। तो हर क्षेत्र में भारत ने प्रगति की है। तो इस तरह से इस पाठ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये बताया है कि बौद्धिक पुनर्जागरण जब तक नहीं होगा, भारत विकसित नहीं होगा। आइए अब इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तरों पर ध्यान देते हैं। ये पहला प्रश्न है, बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया में किस किसका योगदान था? तो बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया में खगोलविद हैं, वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, कवि साहित्यकार हैं, गणितज्ञ हैं। इस तरह से हर प्रकार से भारत के जो धार्मिक संत हैं, इन सब का योगदान रहा है भारत के बौद्धिक पुनर्जागरण में। शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से आचार्य प्रसिद्ध हुए? शिक्षा के क्षेत्र में पाणिनि हैं, कौटिल्य हैं, अभिनव गुप्त हैं, जीवक हैं, आदि प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। पतंजलि। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विकास के लिए किस प्रकार की योजना बनाई गई? स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई। 5-5 साल के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए और उनको पूरा करने का प्रयास किया गया। इस तरह से ये 5 साल के लिए जो विकास की योजनाएं हैं, उन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कही गई। तो वो पंचवर्षीय योजना बनाई गई। उन्हीं में से जैसे हरित क्रांति के लिए है 1970 के दशक में, ऑपरेशन फ्लड है। भारत विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आ सकेगा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आ सकेगा? जब भारत का बौद्धिक रूप से उन्नत देश बन जाएगा, या भारत का समाज बौद्धिक समाज में बदलकर विकसित देश बन सकेगा। यानी भारत के लोगों को, भारत के समाज को बौद्धिक रूप से उन्नत होना पड़ेगा, तभी भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ सकेगा। भारतीय सेना में कौन कौन सी स्वदेशी मिसाइलें शामिल की गई हैं? तो ये आप जानते हैं, पृथ्वी और अग्नि, ये 2 स्वदेशी मिसाइलें शामिल की गई। अतीत में शिक्षा के क्षेत्र में भारत को बहुत उन्नत क्यों कहा गया है? प्राचीन काल में शिक्षा क्षेत्र में भारत में शिक्षा का
बड़ा केंद्र था, 2 विश्वविद्यालय थे, नालंदा और तक्षशिला। यहाँ पर भाषा, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान, शल्यक्रिया, विभिन्न विषयों की जानकारी दी जाती थी। और यहाँ जैसे कौटिल्य, पाणिनि, अभिनवगुप्त, जीवक, पतंजलि जैसे शिक्षक थे। इस कारण से शिक्षा का बड़ा केंद्र था। यह दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे। तो अतीत में भारत शिक्षा का बहुत उन्नत था। हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा के बड़े केंद्र थे और विदेशों से भी यहाँ शिक्षा अध्ययन करने लोग आते थे। शून्य के आविष्कार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब शून्य का आविष्कार, गणित के क्षेत्र में भारत ने शून्य का आविष्कार किया, जिससे गणना करने की दोहरी प्रणाली विकसित हुई। 2 अंकीय शून्य के बाद जो कंप्यूटर में जो बाइनरी सिस्टम होता है वो इसी 2 अंकीय प्रणाली पर निर्भर करता है, 0 और 1। तो शून्य का आविष्कार भारत ने किया, इसके कारण ही लोग गणना कर सके। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो ये तक कह दिया था कि गणना करने का श्रेय हम भारतीयों को देते हैं। यदि शून्य नहीं होता तो दुनिया में कोई भी तरक्की नहीं हो पाती। तो शून्य का आविष्कार भारत में हुआ है। और जितने भी आज अंक दुनिया में प्रचलित हैं, ये सारे अंक भारत से ही मिले हैं। शून्य इन्हें हिंदू अरेबिक अंक कहते हैं, जो कि आप देख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ है, ये भारतीय अंक है। भूलवश लोग इन्हें अंग्रेजी कह देते हैं। तो ये गणना करने का श्रेय भारतीयों को जाता है। तो शून्य के आविष्कार से बहुत सारे काम हुए। दोहरी अंक प्रणाली सामने आई, दार्शनिक पद्धति सामने आई और गणना करना दुनिया को भारत ने सिखाया। कंप्यूटर का आज जितना भी क्षेत्र से जो प्रगति हो रही है वो सब उसके मूल में ये दोहरी अंक प्रणाली है। आर्यभट्ट की क्या ध्यान है? आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। रेखा गणित में उन्होंने बताया वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या या उसका व्यास जो है उसमें एक निश्चित अनुपात होता है। उस पाई के उन्होंने दशमलव के 4 स्थानों तक अंक प्राप्त किए, शुद्ध मान ज्ञात किया। और इन्होंने दशमलव पद्धति को भी आविष्कार किया। तो इस तरह से आर्यभट्ट की बहुत देन है। भारत के आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए? भारत के जो आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए उद्योगों की स्थापना की गई, अनुसंधान और विकास के केंद्र स्थापित किए गए, प्रौद्योगिकी के संस्थान स्थापित किए गए, विज्ञान से जुड़े केंद्र स्थापित किए गए, जिनसे भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर सके। स्वतंत्रता से पूर्वी भारतीयों ने विश्व स्तरीय उपलब्धियां प्राप्त की थीं। इस कथन का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता से पहले जो वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, कवि थे, इंजीनियर थे, चिकित्सक थे, हर क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें कुछ नाम हैं, जैसे टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद ये दार्शनिक विचारधारा में विश्व में अग्रणी संत माने गए। C.V. रमन, K.S. कृष्णन ये वैज्ञानिक खोजों में सफल हुए और सर की उपाधि प्राप्त हुई इन्हें। तो इस तरह से स्वतंत्रता से पहले भी भारतीयों ने विश्व स्तरीय उपलब्धियां प्राप्त की थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक बाजार में भारतीय सॉफ्टवेयर की अच्छी साख क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक बाजार में भारतीय सॉफ्टवेयर की अच्छी साख है क्योंकि इस क्षेत्र में सक्रिय जो भारतीय इंजीनियरों ने अपनी कुशलता का परिचय दिया है। माने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भारत की अच्छी मानी जाती है। यहाँ के भारत के जो इंजीनियर हैं ये काफ़ी दक्ष और कुशल होते हैं और अपने कार्य में निपुणता के कारण इनके बनाए हुए सॉफ्टवेयर दुनिया में अच्छा कार्य करते हैं। इसलिए भारतीय सॉफ्टवेयरों की दुनिया में अच्छी साख है। सही जोड़ियाँ बनाइए। ये दशमलव पद्धति ये भारत ने दी। गणितज्ञ थे रामानुजम। सूर्य सिद्धांत भास्कराचार्य ने बनाया। मिसाइलें पृथ्वी और अग्नि हैं। शल्य क्रियाएँ विश्वश्रुत ने की। इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।